वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। तो आज मैं आपको हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट लेवल फर्स्ट प्राथमिक शिक्षक प्रायोरिटी PRT 2023 जो 3 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था 2023 में, वो पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन के, ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन से। तो आप वीडियो को मैं देखते रहना। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास लेवल फर्स्ट का एग्जाम 2023 का है जो सेट 1 है, ठीक है। तो आप इनको देखना, मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें से 100% एक क्वेश्चन छपता है। मतलब कई क्वेश्चन है, एक नहीं, सॉरी एक नहीं, कई बार तो 4-5 क्वेश्चन रिपीट, वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं। जैसे अब PRT का पेपर है तो TGT में रिपीट हो जाएगा, TGT में PGT में ऐसे रिपीट हो जाते हैं। PGT के क्वेश्चन PRT में रिपीट हो गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है और आप चैनल पर बने रहें। और मैंने और भी TGT के भी पेपर डाल रखे हैं तो आप उनको देखना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए शिक्षण हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो आपको देखना, श्रवण बाधित का मतलब होता है जिसको सुनता नहीं है। तो जिसको सुनेगा नहीं वो क्या क्या करेगा, होस्ट पठन, मतलब जिस बच्चे को सुनेगा नहीं, जिस व्यक्ति को सुनेगा नहीं, वो क्या करेगा, दूसरे के लिप्स देखेगा कि बोलना क्या चाह रहा है। तो आप क्या करोगे, उसके लिप्स देखोगे। तो ये तो है संकेत भाषा, वो इशारों में कुछ समझाएगा। तो आप ये देखोगे कि इशारों में समझाए। तो इसमें पूछना का नहीं है। तो ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या होती है, जो अंधे बच्चे होते हैं ना उनके लिए ब्रेल लिपि की काम आती है। तो गामक प्रशिक्षण ये भी नहीं है। तो हमारे पास नहीं पूछा है, हमारे पास नहीं पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ब्रेल लिपि और डी गामक प्रशिक्षण। तो हमें C और D आप देख लो किस में है, तो C और D इसमें है, ठीक है। होस्ट लिप आपको दिख रहा होगा, लिप रीडिंग, और संकेत भाषा को साइन लैंग्वेज कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट और मोटर ट्रेनिंग। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर C हो गया। ब्रेल लिपि और गामक प्रशिक्षण इसके आंसर हो गए, ठीक है। आप थोड़े बड़े कर लो क्वेश्चन को, आपको नहीं नजर आ रहा तो, ठीक है। इसका आंसर ये हो C, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या लड़की, अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है तो वह किस नैतिकता का संबंध है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, ये कौन कौन से हैं इसमें, तो आप उसको ज़रूर विजिट करिए। शॉर्ट वीडियो है, कुछ ही सेकंडों की है, 40-50 सेकंड की है, आपको 1 नंबर दे सकती है। तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो देख लो, व्यक्ति एवं विनिमय ये भी नहीं है, आज्ञाकारी एवं दंड फर्स्ट है, सामाजिक अनुबंध नहीं है। तो देखो इसमें अच्छा नैतिक बनना है, अच्छा नैतिक दे रखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छे नैतिक संबंध। तो गुड, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, गुड इंटरपर्सन रिलेशन, ठीक है, गुड रिलेशन पर्सन, ठीक है। तो इसमें हमारा 4th आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 3rd, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों को सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखो इसमें अर्जित, अभी पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्जित प्रेरक होते क्या हैं। तो अर्जित प्रेरक वे होते हैं जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। तो देखो वे जन्मजात नहीं होते, वे सार्विक होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, ये तो ठीक है। वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, वे सार्विक होते हैं, तो मतलब ये दे आर यूनिवर्सल, ठीक है। जन्मजात, जन्मजात वायु पानी ये हो जाते हैं, ठीक है। अर्जित इसका आंसर हो जाएगा। और वे अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है, अधिगम को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, तो वे सार्विक होते हैं, ये दे आर यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले जो बुद्धि के सबसे बारे में किसने कहा था, बिन्ने ने कहा था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बिन्ने ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख लो जो बच्चा देखना चाहता है।
शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता का अवरुद्ध करता है? तो अब सारी चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों के विचारों को, इसमें अवरुद्ध, अवरुद्ध ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें पूछना है अवरुद्ध मतलब रोकता है। तो अब सारी चिंतन के लिए प्रोत्साहित के लिए, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, नव प्रवर्तक के लिए। देखो दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें अवरुद्ध पूछ रखा है। अब सारे चिंतन के लिए प्रोत्साहन तो सृजनशील बच्चों को करते हैं। तो ठीक है, इसका हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5th-6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षण एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण तो शाब्दिक है, बिन्ने साइमन भी नहीं है, जलोटा साइमन मानसिक योग्यता परीक्षण, एक रेवेन का प्रोग्रेसिव मल्टी मैट्रिसेस, ये हमारे पास नहीं है। ये ठीक है, इसका ये बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण हमारे पास क्या हो गया? रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण हो गया। ठीक है, इसमें जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में देख ले। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया जाता है? तो आपको दिख रहा होगा दौरान, ठीक है, दौरान, इसमें डूरिंग दिख रहा होगा, ये डूरिंग। तो इसलिए इसमें मतलब होता है कि जिस मतलब बच्चे को मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ। जैसे हम क्लास में किसी बच्चे को अगर समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे से पूछ लेते हैं कि जब हम बच्चे से किसी प्रतिपुष्टि का सुधार के लिए हम बच्चे से मूल्यांकन कर फीडबैक ले लेते हैं, इसमें इस बालक को क्या समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे जब हम पढ़ाते हुए किसी अनुदेशात्मक पढ़ाते हुए हम किसी बच्चे के दौरान कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्माणात्मक कहते हैं। अगर हम बाद में लेंगे तो उसे क्या कह देंगे? योगात्मक कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास निर्माणात्मक फॉर्मेटिव हो जाएगा। ये क्लास में जब टीचर बच्चों का निरीक्षण कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, तो उसे फॉर्मेटिव कहते हैं, निर्माणात्मक कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं। ठीक है, और बाद में जो जैसे बाद में लेते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, बाद में लेते हैं ना, पढ़ाने के बाद में लेते हैं, आफ्टर देन लेते हैं, तो वो उसमें क्या आ जाएगा? सबमिटिव हो जाता है। और दौरान लेते हैं, क्लास के दौरान ही ले लेते हैं, हम बच्चे का मूल्यांकन कर लेते हैं, बच्चे के समझ में आया नहीं तो वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखना। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का किस प्रकार का सीखना है? तो अनुकरणात्मक नहीं है, इमेटिव, ये एल्बर्ट बंडूरा का है, इनसाइट कोहलर सूझबूझ वाला है, ये अनुबंध प्रतियोगी भी नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे पास अनुबंधित हो गया। ठीक है, इसका आंसर कंडीशनल हो गया। आपने पावलोव की थ्योरी याद की होगी तो उसमें अनुबंधित कंडीशनल शब्द जरूर आएगा, इंग्लिश में कंडीशनल कहते हैं। तो आप इनको थ्योरी को, इनके नाम इंग्लिश में याद कर लें तो बेटर देन होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हिंदी में तो नाम चेंज करके दे देते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या नाम लेंगे। अगर आप इनको इंग्लिश में नाम याद कर लोगे तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगी, आप कंडीशनल को देख के जल्द से बता दोगे कि पावलोव का है, क्योंकि इंग्लिश में तो एक नाम होता है और हिंदी में काफ़ी 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 नाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? तो इसमें भी नहीं पूछा है। ठीक है, दल आयु, अनुरूपता की आयु, खेल आयु, ये तो है ही बाल्यावस्था की। संक्रमण आयु, ट्रांजिशनल एज, ये किस में होती है? किशोरावस्था में होती है, किशोरावस्था में। तो आपको इसमें आंसर क्या जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? देखो, अभ्यास तो हमें बढ़ाएगा, हमारी बुद्धि को बढ़ाएगा, इच्छा शक्ति हमारी, जब इंटरेस्ट होगा, विल पावर होगी तो हम उस चीज़ को ज़्यादा कर पाएंगे। अभिप्रेरणा हमें मोटिव प्रदान करता है, और थकान तो हमारे पास है ही नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये नकारात्मक प्रदान करता है, तो हमारे पास थकान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाला वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? तो शारीरिक रचना, ये तो वंशानुगत है ही। बुद्धि, अभिक्षमता कहते हैं एप्टीट्यूड होता है, ये इसमें क्षमता देखता है कि किस वाला का किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, तो ये है एप्टीट्यूड, तो ये हमारे पास वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अभिवर्ती, इंग्लिश में बोल दे तो एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में बोले तो 12वां, बोले हरियाणवी बोले तो 12वां।
थोरन, देखो ये क्वेश्चन दिमाग लगा के देखना। थोरनडाई, इसमें दो कॉन्सेप्ट शामिल है। थोरनडाई के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेत का उपयोग किया जाता है? थोरनडाई ने बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेत का प्रयोग किया है? तो बताओ किस प्रकार का अभिप्रेरक का प्रयोग किया है? जैविक अभिप्रेरक, सेकंड है सामाजिक अभिप्रेरक, थर्ड है बाह्य अभिप्रेरक, फोर्थ है वातावरणीय अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक क्या होता है? जैविक अभिप्रेरक वे होते हैं जो हमें खाने के लिए रोटी, भोजन, जीवित रहने के लिए बायोलॉजिकल मोटिव होता है, ठीक है। सामाजिकरण जो हम बाहरी वातावरण में शामिल होते हैं, जैसे अभिप्रेरक बाहर से जो हमें, बाह्य अभिप्रेरक बाहरी वातावरण, अभिप्रेरक बाह्य। तो इसमें क्या है कि बिल्ली को सीखने के लिए एक, उसके लिए क्या थी, एक रोटी का टुकड़ा था, तो वो उसके लिए ही जो बार बार प्रयास कर रही थी, तो रोटी के लिए कर रही थी। तो उस हमारा आंसर क्या होगा इसका? जैविक अभिप्रेरक, जो हमें जीवित रहने के लिए जैविक अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? तो देखो बाल्यावस्था के लिए देख रहे हैं, सहयोग, सहानुभूति, परानुभूति, अहम केंद्रिता। और इंग्लिश में तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेशन, सिंपैथी, इम्पैथी और ईगोसेंट्रिज्म। तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो सहयोग एक बाल्यावस्था में हो जाता है, बाल्यावस्था में हमें जरूरत है, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में सहयोग की भावना होती है, सहानुभूति में भी होती है। सिंपैथी, सहानुभूति क्या होती है? हम किसी को देख के, हम किसी व्यक्ति को देख ले, किसी, अरे यार उसको दया की सब भावना कर रहे हैं, तो वो तो होगी सहानुभूति। और परानुभूति कि हम अंदर से, अरे यार मेरे को इसको सहायता करनी चाहिए, वो होती है परानुभूति। मेरे को इसकी सहायता करनी चाहिए, हम उसकी हेल्प कर देती है, वो होती है परानुभूति। और सहानुभूति उस पर बस दया करके उसको छोड़ आए, तो वो होती है सहानुभूति। शॉर्टकट में समझा दिया, डिटेल से समझ में। और अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता क्या होती है? ये भी उत्तर बाल्यावस्था में है अहम केंद्रिता, लेकिन ये सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है, ये व्यक्तिगत अभिप्रेरक है, जिसने बाल्यावस्था में जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है, हो गया। तो इसका होगा अहम केंद्रिता। ये तीनों हमारे पास सामाजिक हैं और ये व्यक्तिगत है, तो ये सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है, अहम केंद्रिता। इसका आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भाधान से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक, गर्भाधान से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। देखो एस्टेट की आंसर की में एक बार क्वेश्चन मान लिया गया था जन्म से मृत्यु तक, ठीक है। फिर बच्चों ने क्या किया, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, तो इसमें गर्भाधान से मृत्यु तक लेकिन आ गया, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन को ठीक मान लिए गए थे, बच्चे को ग्रेस मार्क दे दिए गए थे, ठीक है। तो अगर अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाए, पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कॉन्सेप्शन ऑफ डेथ तक करके आना है, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक भी ठीक है, अगर ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में ना हो तब तो फोर्थ ठीक है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में हो तो आपको सी ही करके आना है, ठीक है। गर्भाधान से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी भी होगा। और डी अगर ऑप्शन में सी ना हो तो करके आना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन एस्टेट ने दोनों ही मान लिए थे बोर्ड ने। नंबर है 15 क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रित कौन सी नहीं है? परियोजना, हम बच्चों को प्रोजेक्ट सिखाते हैं, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं, भाषण प्रयोगात्मक, हाँ एक्सपेरिमेंटल करते हैं, लेकिन बच्चों को कभी हम भाषण के प्रगतिशील नहीं करवाते, बस भाषण दे दिया, बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं आया ये नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं पूछा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भाषण, इंग्लिश में बोले तो लेक्चर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, भाई हरियाणी में समझा रही हूँ, देखो आपको समझ में आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? देखो बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, बाह्य अभिप्रेरक कौन सा नहीं है हमारे पास? अनुमोदन, अप्रूवल, सत्ता, पावर, उपलब्धि, अचीवमेंट। आपको साफ नजर आ रहा है कि ये तो हमारे पास बाह्य कारक है, लेकिन विश्राम हमारा बाह्य आंतरिक है, क्योंकि हमें विश्राम करना ही हमारे शरीर की आवश्यकता है, हमारी जैविक कारक है ये विश्राम। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा डी, रेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास, भाई जिसको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देख ले। नेक्स्ट है हमारे पास, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होगी? बताओ। वयु संवेदी शिक्षण, सहयोगी अधिगम, साथी शिक्षण, दल शिक्षण। तो बताओ। विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को साथ लेके चलना। मतलब किसी कोई बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है, कोई बच्चा मानसिक है, तो सभी बच्चों को हमें साथ शिक्षा देनी होगी। तो ये बहुसंवेदी शिक्षण सही है। सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, साथी से होनी चाहिए, दल भी होना चाहिए। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ABCD 4th। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तो त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण, वचन अभ्यास, वाक उपचार। देखो, एक्सेलरेशन, बच्चे में उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, त्वरण की गति होनी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चे में, क्योंकि बच्चा रेमेडियल टीचिंग को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करता, रीडिंग प्रैक्टिस को भी नहीं करता, स्पीच को भी नहीं, थेरेपी भी करता। बच्चे में त्वरण होनी चाहिए, एक्सेलरेशन, सीखने की पावर, जल्दी स्पीड से सीखता है, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार वह भाषा जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है कहलाता है सामाजिक भाषण, निजी भाषण, बाह्य भाषण, अंतःक्रिया भाषण। स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच, इंटरएक्शन स्पीच। तो हमारे पास वाइगोस्की आ जाए, भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित करता है, तो हमारे क्या, स्वयं। ऐसे बोल देते हैं कि ये मेरे पर्सनल मैटर है, तो मतलब पर्सनल मैटर स्वयं का मैटर है, तो आपको स्वयं नजर आ रहा होगा। तो क्या होगा हमारे पास, प्राइवेट स्पीच, मेरी प्राइवेट बातें हैं, तो ये होगी निजी भाषण। ऐसे ठीक है करना। तो ये आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ही दोगे, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपके लिए थोड़ा है ही। देखो, किस मनोविज्ञान ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संपर्क दिया है? आपने वस्तु स्थायित्व देखा, आपको देखते बता दोगे ये तो जीन प्याजे का है, जीन प्याजे का इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, सीखने का वह किस नियम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बताओ। किसी कार्य को संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, वह सीखने के नियम का द्वारा प्रतिपादित है। द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ ए टास्क affect the learning of that task who propounded this law of learning। तो बताओ, संतोषजनक, बालक उसको संतोषजनक सीख रहा है, तो बताओ ये कौन सी कारक में है? बताओ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थोरनडाइक हो जाएगा। थोरनडाइक की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आराम से बता दोगे, अभ्यास का नियम किस में था, सीखने का नियम किस में था, तो आप आसानी से बता दो। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, थोरनडाइक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जिसको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देख ले भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगी, वो बहुत 1-1 घंटे में 30 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, मैंने आपको स्पीडली करवाई है। तो देखो, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही, फंक्शनल चेंजेस होते हैं। विकास में प्रतिमान पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, तो मतलब पूर्वानुमान, हमें पहले अनुमान लग जाता है कि इसका बालक का विकास सही हो रहा है नहीं हो रहा। कई बार ऐसे कर देती है, मुझे तो ये बचपन में पता चल गया था ये लड़का कैसा है, तो इसके ये बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। बताओ, सभी बच्चों का एक समान होता है? इसमें नहीं पूछा है, तो यही हो गया, सभी बच्चों का समान नहीं होता। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो सही है विकास, ये हमारे पास सी आंसर हो गया। सभी बच्चों का विकास एक साथ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सीखने में थकान नहीं होती है। अगर हम विराम ले लेते हैं तो हमें सीखने में थकान होती है, नहीं होती है, सही है। समृद्धि जिन्हें समेकित नहीं होती है, सीखने में भी रुचि बनी रहती है, सही है। मानसिक उपदा नहीं होती, ये भी सही है। इसका इंग्लिश में देखो, मेमोरी ट्रेस नोट कंसोलिडेट, मतलब इसका मतलब है कि अगर हम किसी विराम ले लेते हैं तो क्या हम जो हमारी मेमोरी में वो हम भूल जाते हैं, नहीं भूलते ना, तो ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो वर्णनात्मक, हमें निबंधात्मक पूछा है, तो वर्णनात्मक हाँ निबंधात्मक है, विश्लेषणात्मक भी है, आलोचनात्मक भी है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञानात्मक, मतलब रिकॉग्निशन। इसका मतलब होता है कि निबंधात्मक, निबंधात्मक होता है उधर बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे टाइप नहीं लिखते, ऐसे टाइप आपने लिखा होगा बहुत ज़्यादा, तो हम पहले लिखते थे ऐसे टाइप, तो वही पूछा है इसने ऐसे टाइप। देखो विश्लेषण भी करते हैं हम, किसी चीज़ को हमें कोई टॉपिक दे देते हैं तो हम उसकी आलोचना भी करते हैं और उसका वर्णन भी कर देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सी, रिकॉग्निशन और प्रत्यभिज्ञानात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किस प्रकार अधिगम नियोग्यता में निम्नलिखित आक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। तो देखो मतलब अधिगम में वो सीखने में उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए, तो इसमें हमारे से कौन सी आएगी, डिसकैलकुलिया, कौन सी, मैं आपको नीचे चला देती हूँ। डिसकैलकुलिया क्या होता है, कैलकुलेशन में, डिस्ग्राफिया लिखने में, मिक्स मैग्नेटिज्म भ्रम में। तो हमारे पास क्या हो गया, डिसलेक्सिया, इसका एक आंसर हो गया, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। अगर हम किसी चीज़ में अभ्यास करेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, बिल्कुल सही। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल। अगर हम अधिगम करते हैं हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी हो भी जाता है। अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये जरूरी नहीं कि हम अधिगम हमें मैच्योरिटी आ गई और हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया, ये जरूरी नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। इसका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, सीखने की कौन सी विधि है। बांटकर सीखता है तो मतलब क्या हो गया, पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो देखो पार्ट वाला कौन सा होगा, पूर्ण विधि गलत, अविराम विधि गलत, अंश विधि मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, प्रासंगिक विधि, इंसिडेंट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया, सी, मतलब 3 अंश विधि, पार्ट मेथड, ये आएगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। समीप विकास का क्षेत्र संप्रदाय किस मनोविज्ञान द्वारा दिया गया था। तो बताओ, बता ही दोगे इसको, तो वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा होगा ना, थ्योरी पढ़ी होगी, तो आप इसको थोड़ी पढ़ लेना। मैं भी इस चैनल पे आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डालती रहूँगी, तो आप देख लेना उसको। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, तो आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, गण्य के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रति अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं है। देखो गण्य की 8 स्टेप है, तो आपको अक्सर पूछा जाता है कि गण्य का प्राथमिक स्तर क्या है, तो आप बता देना संकेत, सिग्नल लर्निंग है, और उच्च बिंदु पूछे तो आप बता देना कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इसमें पूछा है हमारे पास, गण्य की अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रति अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए अधिगम की आवश्यकता कौन सी नहीं है, श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संकेत अधिगम, विभेदन अधिगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूल लर्निंग मतलब नियम अधिगम। तो आप बता देना संकेत है, इसके पास ट्यूबलेस वाला है, तो आप इसको 8 का 8 याद रखना लाइन वाइज, तो आप झट से क्वेश्चन कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 90 से 110, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताओ, बता ही दोगे, 90 से 110 औसत का है,
ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 25 मिनट में 30 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इतने कम समय में तो कोई पेपर सोल्व नहीं करवाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूले। एस्टेट में हरियाणा जी की आती है, रीजनिंग भी आती है, मैथ की आती है, मैंने शॉर्ट टॉपिक डाल रखे हैं, तो आप चैनल को जरूर विजिट करें और जरूर देखें। इसमें से एक क्वेश्चन एक टॉपिक जरूर आपके लिए देके जाएगा, एक नंबर। तो आपको एस्टेट पास करने में या सीईटी के पेपर में, ये पेपर हरियाणा जीके की भी मैं टॉपिक डाल रही हूँ, धीरे धीरे सारे टॉपिक डलेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।